हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक महाजनपद काल पर, जिनमें हमने लगभग 60 क्वेश्चनों को चुना है जो किसी न किसी तरह के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी इसी क्रम में या इसी टाइप के प्रश्न आने की संभावना है। वनडे एग्ज़ाम लेवल की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर अगर आप एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि आज के श्रेणी क्रम में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला में किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या इसी प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ से भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। देखिए, इस प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला या ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर केवल आपके टेस्ट के लिए होता है और आपकी जानकारी के लिए होता है कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे। आपको 10 सेकंड में इस प्रश्न का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। चलिए दोस्त, इस प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब मगध। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मगध। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। ए है खरोष्ठी लिपि का प्रचार, दूसरा है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, तीसरा है ईरानियों की छपत्र प्रणाली का प्रचार और चौथा है घंटा आकार के गुम्बज की कला का प्रचार और पांचवा है स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। ईरानी आक्रमण के प्रभाव का मुख्य रूप क्या माना जाता है। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और इस प्रश्न का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब 1, 2, 3, 4 ये पांचों जो हैं ये पांचों भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव का रूप माना जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया और सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं माना जाता है इसलिए क्योंकि उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। इनमें से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मगध। मगध गणराज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थाई सेना रखने वाला कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थाई सेना रखने वाला कहा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता रहता है। इसी प्रकार के इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी जीडी या एसएससी एमटीएस में, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप अंसार उठा के देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता देते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। बिंबिसार सेनिया नियमित और अस्थाई सेना रखने वाला कहलाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। ऑप्शन आपके सम्मुख दिए हैं। ए है महापद्मनंद, बी है घनानंद, सी है शिशुनाग और डी है बिंबिसार। इसका ऑप्शन ए सही है, महापद्मनंद। महापद्मनंद सही है।
महापद्मनंद को उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, डेरियस डायरबाहु फर्स्ट ने, डेरियस डायरबाहु ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां छत्रपति प्रांत बनाया। कितना राजस्व प्राप्त होता था, वहाँ से कितना राजस्व प्राप्त होता था? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 360 टैलेंट। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इनमें से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हेरोडोटस। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था? इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही है, श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था श्रेष्ठिन। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? गृहपति का अर्थ क्या होता है? चलिए दोस्त, इस प्रश्न का जवाब बता देते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, धनी किसान को गृहपति का कहा जाता था। धनीपति को गृहपति कहा जाता था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएंगे, इसलिए आपको 10 सेकंड मिलते हैं। चलिए इस प्रश्न का जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजातशत्रु। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यानी गणतंत्र वैशाली राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिच्छवी। लिच्छवियों द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली स्थापित किया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए और इसका आंसर आप लगाने की कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है हमें। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है दोस्तों। इसमें लगभग आपके 20 क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं और पूछे जाते रहते हैं, इसलिए आप इस सीरीज़ को अच्छे से तैयार करिए। इसका आप PDF डाउनलोड करके आप खुद सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कौशाम्बी। कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी अब नहीं रही है। ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत छत्रपति बनाया? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डेरस या दायर बाहू फर्स्ट। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है, डाई डेपस का बितास्ता आधुनिक नाम झेलन का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिए और ये प्रश्न पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में और बार बार रिपीट किया गया है। डाई डेपस या बितास्ता आधुनिक नाम, बितास्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? झेलम है। ठीक है। का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ था? क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य। ठीक है। सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध लड़ा गया था 326 BC में। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा जाता रहता है
बितास्ता नदी को हम झेलम कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? आपको इसका सन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महाभारत में, अगुत्तर निकाय में, छंदोग उपनिषद में या संयुक्त निकाय में? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अगुत्तर निकाय। अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है और ये हमें बौद्ध ग्रंथ से मिलता है। अगुत्तर निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, इसी से हमें 16 महाजनपदों का पता चलता है, यह उनकी सूची वहाँ से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ए है महापद्मनंद, बी है घनानंद, सी है शुल्क और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी घनानंद। घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। राजा सिकंदर का समकालीन कौन था? तो आंसर लगाएंगे आप लोग घनानंद। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी या किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे? सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया तो उसकी सफलता के क्या कारण थे? पहला कारण ये था, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। आप लोग को इसका आंसर लगाना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रश्न का और इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिलेखीय साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश की एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य, वह अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है और जिसमें ये पता लगता है कि नंद राजा के आदेश से एक छोटी नहर खोदी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कलिंग में। कलिंग के अभिलेख से यह साक्ष्य प्राप्त होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहला ईरानी शासक जिसे भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इस प्रश्न का जवाब बता देते हैं। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डेरियस। डेरियस पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग में अपना अधीन किया था, भारत को अपने कुछ अधीन किया था। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मगध के राजा अजातशत्रु किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? चलिए इस प्रश्न का जवाब बता देते हैं। इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए वज्र यानी वैशाली की। मगध के राजा अजातशत्रु का वज्र वैशाली गणराज्य के साथ युद्ध रहा है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वज्र संघ के विरुद्ध मगध साम्राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया था? किसके द्वारा यह यंत्र प्रयोग किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अजातशत्रु। अजातशत्रु द्वारा इस यंत्र का प्रयोग किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यही सब एग्जाम में वनडे एग्जाम लेवल में एसएससी हो गया, रेलवे बैंकिंग हो गया, इन सब में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप अंतिम शासक और संस्थापक आप लोग याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी घनानंद। घनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में भारत में सिक्कों तथा मुद्रा का प्रचलन हुआ? क्वेश्चन नंबर 11। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व में। 600 ईसा पूर्व से भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन आरंभ होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित राजाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राजाओं पर विचार कीजिए। ए है अजातशत्रु, बी है बिंदुसार, सी प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध या बौद्ध के समकालीन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर आप लोग लगाएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अजातशत्रु और प्रसेनजीत ये दोनों बौद्ध के समकालीन थे और बिंदुसार बौद्ध के समकालीन नहीं थे। ये शैव धर्म से संबंधित थे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। वैष्णव धर्म से संबंधित है या शैव धर्म से? बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इस प्रश्न का आप आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग करना। 6ठी शती ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग करना। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आपका ऑप्शन ए सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राज चिकित्सा के लिए भेजा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अवंती। अवंती के राजा जब बीमार हुए, मगध के सम्राट बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को उनकी चिकित्सा के लिए भेजा था, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? क्वेश्चन नंबर 15। इस प्रश्न का जवाब सी हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है, शिशुनाग। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया गया? क्वेश्चन नंबर 16। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काशी। शिशुनाग ने काशी राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 18। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अजातशत्रु। अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही है? मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। 19। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही है। आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट में करके बताएंगे और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंद। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद राजवंशों का शासक था। नंद राजवंश या नंद सम्राट या नंद का शासनकाल था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। तीसरा है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक राजधानी की स्थापना की थी?
इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उदायन। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 है शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के समय शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था, तो नंदीवर्धन था, जिसने वैशाली में द्वैत बौद्ध संगीति का आयोजन यानी द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी और ये किस जगह पे हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बेबीलोन। बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी और कब हुई थी, 323 ईसा पूर्व में। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है सिकंदर महान एवं पोरस पुरुष सेनाओं के निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव हुआ था, तो इसका ऑप्शन बी सही है, झेलम नदी के किनारे। इस महान सम्राट सिकंदर और राजा पुरु के सेनाओं के बीच आमना सामना हुआ था किस नदी पर, झेलम। क्वेश्चन नंबर 7 है किस मृद भांड पाटरी भारत में द्वितीय नागरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 7, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी एवं पालिशकृत बर्तन। आपका अगला प्रश्न है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर बी सही है, भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था। आपका ऑप्शन ए सही है, अवंतिका उज्जैन का प्राचीनतम नाम था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है नंद वंश का संस्थापक कौन था। आपका ऑप्शन ए सही है, महापद्य नंद नंद वंश का संस्थापक था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11 है ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किस अग्नमजीज या जैंडरमीज कहा गया। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्नमजीज और जैंडरमीज कहा गया। क्वेश्चन नंबर 11, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी घनानंद को। घनानंद को यूनानी लेखकों द्वारा अग्नमीज और जैंडरमीज कहा गया। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, इसका ऑप्शन ए सही है, ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13 है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग करेंगे। इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जिसके लिए आपको मिल रहा है 10 सेकंड। जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा। यूनानियों द्वारा प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण हुआ था। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 है ईरानियों के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उससे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डेरियस या दारबाहु फर्स्ट। डेरियस या दारबाहु फर्स्ट, इस प्रकार ऑप्शन बी सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है डाइडेपस या बितास्ता आधुनिक नाम झेलन का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका ऑप्शन ए सही है, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16 है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, मगध प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिवज या राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है? आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो का आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सारी वीडियो का श्रृंखला देख सकते हैं, अध्यायवार प्रश्नोत्तरी के सभी चैप्टर वाइज चैप्टर। और आपको PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा SP Study Point@, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।